नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। सबसे पहले तो नए साल की आपको मुबारकबाद, लेकिन नए साल पर बातचीत इस बात पर भी करना ज़रूरी है कि हम जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, यानी कि संकल्प लेते हैं कि नए साल में हम कुछ ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, तो जो फिनेंशियल पोर्टफोलियोज है या फिर फिनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से भी हमें एक तरह से रेजोल्यूशंस लेने की ज़रूरत है कि हम कब निवेश करेंगे, कितना बचाएंगे, क्या वो फिजूल खर्ची हम लोग करते हैं जिसे बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बचत हम करते हैं वही एक तरह से हमारी सेविंग होती है। यानी कि जो बचत हम करते हैं वही हमारी एक तरह से कमाई होती है। जो मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड हम बोलते हैं। तो 2020 के अंदर क्या हम फिजूल खर्ची बचा सकते हैं? जो फिजूल खर्ची हम बचाते हैं उसे हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं? जो गलत निवेश में आप फंसे हुए हैं, क्या उसे अब बाय बाय कहने का समय आ गया है? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। म्यूचुअल फंड्स बेटर है या फिर आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल प्लान्स हमारे हैं, फिक्स डिपॉजिट, पीएफ, पीपीएफ, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? इन तमाम चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे कि 2020 में कहाँ और कैसे आपकी निवेश की रणनीति होनी चाहिए। मैं हूँ अरुण शर्मा और मेरे साथ अनुज गुप्ता आज जुड़ रहे हैं, जो कि एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट है। अनुज, स्वागत है आपका। और आप अनुज के साथ सीधे हॉटलाइन नंबर पर जुड़ सकते हैं। आपको हॉटलाइन नंबर बता दें, नंबर्स हैं 2309-7647 और 2309-7648। दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप 011 लगाना ना भूलें, और साथ ही साथ जब भी कॉल कर रहे हैं अपने टेलीविजन सेट की जो आवाज़ है, वॉल्यूम है, उसे बिल्कुल म्यूट कर दें, यानी कि बंद करें और फिर अपना सवाल करें। आप @अरुण शर्मा लाइव पर भी अपना जो सवाल है ट्वीट करके भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को ट्वीट के माध्यम से भी हम अनुज तक पहुंचा सकें। लेकिन 2020 की क्या रणनीति हो, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतजार है। तो अनुज, सबसे पहले इसी पर हम बातचीत करेंगे कि जो 2020 है उसमें आप निवेश की रणनीति को किस तरह से प्लान करेंगे? एक इन्वेस्टर कहाँ निवेश करे, कैसे निवेश करे और क्या वो स्ट्रेटेजी को अपने ध्यान में रखे? सबसे पहले तो मनी मंत्र के सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और डीडी न्यूज़ की पूरी टीम को जी। देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। अगर हम इक्विटी देखें या असेट को देखें, सभी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इवन म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो उसके AUM की अगर बात करें तो वो भी करीबन 13% इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं सारी जितने भी सेक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, सभी के अंदर एक अच्छी सब्सटेंशियल पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। 2020 में भी हमें लगता है कि ऐसा ही व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह हमने ओपनिंग करी है 2020 में, जिस तरह के हमने जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखी हैं, इन्वेस्टमेंट लोगों का देखा है, गोल्ड के अंदर बढ़त आते हुए देखी है, क्रूड के भाव बढ़ते हुए देखे हैं, और साथ में रुपये में थोड़ी कमजोरी देखी है। तो कहीं ना कहीं सारी जो फैक्टर हैं वो काफ़ी हमने एक वॉलेटाइल सेशन स्टार्टिंग होती हुई देखी है 2020 की। तो 2020 हमें लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जहां हमने US चाइना की अगर हम बात करें तो वहां पर जो उनका ट्रेड वॉर था वो सुलझता हुआ देखा है। तो वहीं अगेन हमने US ईरान के बीच टेंशन आते हुए देखी है, वर्ल्ड के अंदर हमने टेंशन बनते हुए देखी है। तो काफ़ी वॉलेटाइल सेशन जो है 2020 का रहेगा। और तो हमें 2020 में इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे रिजोल्यूशंस हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट को लेके, या हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी जो मोटिव है उसको हमको एक निर्धारित करना जरूरी रहेगा। ठीक है, चलिए 2 कॉलर्स इस समय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलू जुड़ रही हैं जम्मू से, उनका सवाल ले लेते हैं। और नीलू इस समय पर लाइन पर है। नीलू नमस्कार, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? हाँ जी नमस्कार जी। अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, मैंने ये सरदार नर्मदा के ना बॉन्ड्स खरीदे थे जो मैच्योर होने थे 1921 में। ठीक है, वो पहले हो गए हैं, मुझे पता नहीं चला। तो अब मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? आपने जिस बॉन्ड को खरीदा है उसका एक बार नाम फिर से दोहरा देंगे? सरदार नर्मदा। सरदार नर्मदा का? हाँ जी। ठीक है, ये आपने कब इसको सब्सक्राइब किया था? ये आई थिंक इट वाज 95। आई डोंट नो, मैं वैसे ही टीवी देख रही थी, मैंने एकदम से मिला लिया। ठीक है, बट आई कैन कांटेक्ट यू लेटर। तो आई थिंक 15 साल के लिए आपने शायद बॉन्ड लिया होगा ये। राइट, ये 21 में होने थे। ठीक है, तो पहले हो गए हैं। ये पहले हो गए, तो अब आपको ये पैसा मिल रहा है या फिर किस तरह से? नहीं, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा किससे कांटेक्ट करूं। ठीक है, आपने जब बॉन्ड लिया था आज से 15 साल पहले, हाँ जी, तो क्या आपको कुछ ब्रोशर, डॉक्यूमेंट्स कुछ दिया गया? वो है मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट। उसमें फोन नंबर्स लिखे हैं या फिर उसमें कुछ डिटेल्स? वो नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं? हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया नीलू कॉल करने के लिए। अनुज, ये अगर बॉन्ड खरीदा है, मैच्योर हो रहा है, तो कुछ आप आइडिया दे पाएंगे कि कहाँ आप कांटेक्ट करें? क्योंकि शायद नंबर अब हो सकता है कंपनी भी ना हो, या किस तरह से
देखिए जो भी उसका फंड होगा वो आप उनके जो रजिस्ट्रार हैं, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको उनका डिटेल मिलेगा जहां पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस नाम से लिया है उनके जो पहचान पत्र है वो आप रेडी रखें, उनका पैन कार्ड आप रेडी रखें। जब आप उनके पास कांटेक्ट करेंगे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट और जो उसका बॉन्ड है वो आपके पास होना जरूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट है तो आप उसके रजिस्ट्रार को कॉन्टैक्ट करके आप उनसे डिटेल लेकर आप उसको मैच्योर का जो फंड है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो नीलू देखिए, आपके पास अगर डिटेल्स नहीं भी हैं तो आप ये जो सरदार नर्मदा का जो बॉन्ड्स जो आपने खरीदे हैं इसको आप गूगल पे एक बार चेक करिए और इनके रजिस्ट्रार होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको इनका ज़रूर मिलेगा कि आपको अप्रोच का करना। एक बार गूगल करके सर्च करिए, इसकी डिटेल्स आपको ज़रूर मिलेंगी और इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप बातचीत करिए क्योंकि उनके फ़ोन नंबर ज़रूर लिखे होंगे। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और फिर इसको आप रिडीम कर सकते हैं अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस समय पर। चलिए अगले कॉलर को भी ले लेते हैं। आई थिंक अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीके से, हमारे साथ दिल्ली से, यानी कि अनुज जुड़ रहे हैं। अनुज हैं लाइन पर आप? हेलो। हाँ डॉक्टर अनुज, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। I am 50 years old. I started my investment since 2013. Okay. It's now 2020 already. But my returns are not as per expectation in mutual funds. Okay. So what shall I do? Where shall I? I have only 6 more years to continue. 6 or 7 more years. So are you investing in equity mutual funds, sir? Yeah, equity and debt both. Okay. And but I want money growth. That is my purpose because I need some amount for my future. Okay. One more thing. Could you also give me the names of the mutual fund in which you are investing as of now? That I'm not remembering. Through financial advisors, I'm doing. Okay. But basically, you're investing in equity mutual fund. Equity plus debt both. Okay. Can you give me the names of the fund manager? Fund manager, no, financial advisor. Actually, he does all the things for me. Okay. How much return you are making as of now? It's on an average 6% only. 5 to 6%. That means below fixed deposit returns. Yeah. Okay. And you said that you can continue for more, 6 more years. 6 or 7 more years. But very surprising why I'm not getting the return. Yeah, what absolutely. Shall I do? And also one more thing, Dr. Anuj, what's your financial goal by investing in these mutual funds? Yeah, to purchase house for my retirement and all that. Okay, fair enough. Thank you so much, Dr. Anuj, for calling. क्या करें अनुज, ये तो कह रहे हैं कि भाई मेरे फाइनेंशियल प्लानर्स है जो कि मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 5-6% का रिटर्न मिल रहा है। फंड का नाम बताते तो शायद हमारे लिए आसानी हो जाती, बट इनको फंड का नाम याद नहीं है। लेकिन जो भी इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या करें, कंटिन्यू करें अगले 6 साल के लिए? प्लान इनका आई थिंक रिटायरमेंट का है कि रिटायरमेंट कैसे करें और जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, क्या एडवाइस करेंगे कि ये रिटर्न 6 साल में कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस फंड में पैसा लगा दें, कहाँ जाएं, क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए इनिशियली जो इनका मोटिव है वो रिटायरमेंट को लेकर है, और अगर देखें तो जो इनके पोर्टफोलियो में रिटर्न है वो करीब 5 to 6% है। यहाँ पर रोल आता है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानर का। जो इनका फाइनेंशियल प्लानर है उनको देखना चाहिए था कि जो उनके पास पोर्टफोलियो उसको किस तरह चर्न आउट किया जाए, क्योंकि 2013 से 2019 की भी अगर देखें, अगर हम नॉर्मली भी देखें तो सेंसेक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, और इवन अगर हम देखें तो AUM काफी बड़े हैं और काफी म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्टर रिटर्न काफी अच्छे दिए हैं। तो उसको थोड़ा चर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए था। बट नाउ मुझे लगता है कि अब जो इनका मोटिव है रिटायरमेंट को लेके, तो इनको चाहिए कि जो एक तो ये NPS के अंदर फंड लगा सकते हैं, जो पेंशन प्लान है उसमें लगा सकते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा सा इनको रिटर्न चाहिए और सेफ और गारंटेड चाहिए, क्योंकि जो उनकी अब एज है इसमें वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई बॉन्ड ले लेते हैं, गवर्नमेंट के जो सिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, अगर उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर उनको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम उसकी यील्ड देखें तो करीबन 10 से 11% के आसपास यील्ड है बॉन्ड्स की। तो अगर वो बॉन्ड्स को लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छा रिटर्न, एक गारंटेड रिटर्न इस एज में मिलेगा, और साथ में जो उनका NPS लेने के बाद जो रिटायरमेंट प्लान है वो यहाँ पर उनको सिक्योर होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 5-6 साल इनके बचे हुए हैं, क्या इनको ट्रेडिशनल प्लान आप सजेस्ट करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट करा दें, क्योंकि 6% का रिटर्न है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड एग्रेसिव, क्योंकि ये इनका एक वर्ड था, ये कहते हैं मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे पैसे को बढ़ाना है एक तरह से 6 साल में। कोई एग्रेसिव म्यूचुअल फंड जहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लगा सके ताकि रिटर्न की भरपाई हो सके, क्योंकि 5 से 6% का रिटर्न इनको अभी तक मिल रहा है। अब अगर कुछ अगले 6 साल के अंदर अगर ये कुछ एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं जिसमें कुछ रिटर्न बढ़ सके, कोई म्यूचुअल फंड इनको सजेस्ट करेंगे? देखिए इक्विटी तो नहीं करूंगा, बट हाँ बैलेंस्ड के अंदर जा सकते हैं। SBI बैलेंस फंड है जिसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर उनको एक एप्रिसिएशन भी मिलेगा और एक रिस्क फ्री बैलेंस्ड काइंड ऑफ थिंग रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। बट साथ में जो इनका मेन मोटिव है
रिटायरमेंट को लेके या फिर गारंटेड रिटर्न, तो मुझे लगता है कि बॉन्ड्स के अंदर जाते हैं, और अगर एनपीएस के अंदर जाते हैं तो उनका एक जो कैपिटल इंश्योर है, जो कैपिटल है वो उनका यहाँ पर इंश्योर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर अनुज कि जैसे कि आपने अभी कहा कि भाई 2019 में हमने देखा कि 2019 का जो पूरा साल था उसमें हमने जो चाइना यूएस का ट्रेड वॉर था वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया था। अब 2020 की जो शुरुआत हुई है, शुरुआत में हमने देखा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस और एक तरह से ईरान के बीच में, ऐसे में जो दुनिया भर की इक्विटीज किस तरह से बिहेव करेंगी और इसका पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो पर, यानी कि अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा, अगर मैं इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उसका क्या कुछ इम्पैक्ट मिलेगा, और जो इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है क्या उनको कुछ रीशफल करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को? देखिए बिल्कुल इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि 2020 स्टार्ट हुआ है और हमने जैसे 2019 में देखा था ट्रेड वॉर का मुद्दा चला था तो पूरे साल ही चला था। अब 2020 में ये जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएस ईरान का है, तो हो सकता है कि ये अब थोड़ा लंबे टाइम तक खिंचता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि इस टाइम लोगों को चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल रहे हैं या फिर उनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में है, तो एक बार मुझे लगता है उनको बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद उनको ऐसी प्लान देखना चाहिए जहाँ पर उनका थोड़ा बैलेंस रहे। डायरेक्ट इक्विटी में ना जाकर अगर थोड़ा बैलेंस्ड काइंड ऑफ थिंग या थोड़ा डेट में अगर जाते हैं तो वहां पर उनका जो पोर्टफोलियो है वो वहां पर उनका संभलता हुआ दिखाई देगा। साथ में गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें लगता है कि 2019 में भी करीबन हमने देखा है 23% का रिटर्न दिया है, और 2020 में भी हम देखें तो पिछले 3 दिनों के अंदर ही करीबन 2 से 3% गोल्ड बढ़ गया है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। तो अगर उनको जो भी उनको प्रॉफिटेबल ट्रेड है या फिर उनका जो पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबल पोजीशंस हैं उसको बुक करें, और साथ में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, क्योंकि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा तो गोल्ड एक एज एन सेफ एवन एसेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनका जो पोर्टफोलियो इक्विटी का या किसी और चीज में वो यहाँ पर डाइवर्सिफाई होगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि उनका अब जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, चाहे वो गोल्ड में करें चाहे वो बैलेंस फंड में करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रोडक्ट चुने जहाँ पर उनका जो पोर्टफोलियो है वो एक बैलेंस्ड मोड में आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, यानी कि अपने पैसे को हर जगह लगाएं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वोलेटाइल सिचुएशन भी रह सकती है 2020 के अंदर। नितेश का एक ट्वीट आया, इसको ले लेते हैं। अनुज जी आपसे पूछना चाह रहे, चूंकि आपने गोल्ड की बात की है, ये पूछना चाह रहे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एज ऑफ नाउ एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। ये नितेश का ट्वीट आया है। क्या सजेस्ट करेंगे नितेश को, गोल्ड में क्या क्या ऑप्शन है, क्या जाकर के फिजिकल गोल्ड खरीद लें या फिर और कोई विकल्प है? देखिए ट्रेडिशनली तो फिजिकल गोल्ड है, अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं और रख सकते हैं उसको अपने पास तो आप फिजिकल ले सकते हैं। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन जो अभी हमने देखा है कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसको आप ले सकते हैं, जो कि आप एक टाइमली 5-6 साल 6 साल 7 साल के लिए आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा जो कि एक आपको कम से कम 2.5% का गारंटेड रिटर्न दे ही रहा है। साथ में जो गोल्ड में प्राइस एप्रिसिएशन होगा उसका भी फायदा आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, और साथ में उसको कैरी करना बहुत ईजी है, वो आपके डीमैट अकाउंट में ईजिली कैरी हो सकता है। तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो फिजिकल फॉर्म में कर सकते हैं, इधर अगर आप गोल्ड बॉन्ड में जाते हैं तो गोल्ड बॉन्ड में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एक ईटीएफ्स का जिक्र भी यहाँ करना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक ईटीएफ बिल्कुल प्राइजेस के साथ कदम ताल करते हुए चलते हैं। आप चाहे सेंसेक्स या निफ्टी का ईटीएफ देख लीजिए या फिर गोल्ड के ईटीएफ ले लीजिए, ईटीएफ्स को किस तरह से प्ले आउट करेंगे? क्योंकि हमने 2019 में एक चीज देखी, स्टॉक मार्केट्स तो रिकॉर्ड हाई बनाते चले गए, लेकिन कई स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया। बहुत से स्टॉक्स थे जिन्होंने जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था वो ज्यादा में नहीं देखा। तो ऐसे में जो ईटीएफ्स हैं वो आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? क्या सेंसेक्स या निफ्टी के ईटीएफ में पैसा लगाएं जो कि डायरेक्टली सेंसेक्स निफ्टी के भाव के साथ चलते हैं, या फिर गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने की सलाह देंगे? देखिए ईटीएफ में हमने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए देखी है और सभी ईटीएफ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप होल्डिंग पर्पस से जाना चाहते हैं तो निफ्टी 20 में आप जा सकते हैं, जहां पर आप लॉन्ग टर्म आप उसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा बट इंडेक्स अगर परफॉर्म करेगा तो आपको निफ्टी 20 में आपको रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड का एक ऑप्शन ईटीएफ भी है, आप ईटीएफ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको आप धीरे धीरे, जिसमें आप एक एसआईपी तौर पर आप कर सकते हैं। मीन्स आपको अगर गोल्ड में एसआईपी करनी है तो ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आप हर महीने 2 या 3 ईटीएफ गोल्ड के आप बाय करके आप रखें, जो कि 1 ग्राम गोल्ड के आसपास का उसमें रेट होता है। तो धीरे धीरे आप उसको एक्यूमुलेट करें, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब आपके पास एक क्वांटिटी हो जाए, जब आपको जरूरत हो, तो आप वो ईटीएफ बेचकर आप उसको लिक्विड करके अपना फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। तो ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप एसआईपी के तौर पर मंथली आप उसमें एक्यूमुलेट गोल्ड कर सकते हैं। तो ईटीएफ ऑलवेज अ वेरी बेटर ऑप्शन।
ठीक है, तो आप ETF की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। अगर गोल्ड में आपका इंटरेस्ट है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि 2020 में माना जा रहा है कि वोलेटाइल सिचुएशन रह सकता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा परेशान कर सकते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स को, तो पैसा गोल्ड में, सिल्वर में, इन सब जगह जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब गोल्ड में पैसा जाएगा तो आप ETF में इन्वेस्टमेंट करके उसका फायदा उठा सकते हैं। गोल्ड ETFs में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको फिजिकली गोल्ड खरीदना नहीं पड़ेगा। आप जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वैसे गोल्ड के ETF में पैसा लगाएंगे, और जब भी आपको गोल्ड खरीदना है या फिर आपको पैसे की जरूरत है, उसको आप रिडीम करा करके पैसा वापस ले सकते हैं अच्छे रिटर्न्स के साथ में। चलिए कॉलर की तरफ रुख कर लेते हैं। सौरभ इस समय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। सौरभ, क्या आप लाइन पर हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सौरभ, क्या सवाल है आपका? जी सर। सर आप सभी को नव वर्ष 2020 की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। सर मेरा प्रश्न है, यदि मेडिकल सेक्टर में निवेश करना हो तो कहां पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है? थैंक यू सर। ठीक है, मेडिकल यानी कि आप हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे हैं? जी सर, जी सर। तो वाया स्टॉक मार्केट्स, वाया म्यूचुअल फंड, किस तरह से? मैं इसको भी म्यूचुअल फंड सर, म्यूचुअल फंड। ओके, यानी कि आप हेल्थ केयर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर ही क्यों जानना चाहते हैं? कोई स्पेसिफिक वजह आपकी इस? नहीं सर, ऐसी नॉर्मली सर मेडिकल में आजकल बहुत ज्यादा मतलब बीमारियां भी होती हैं, तो इस कारण से सर मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मतलब अगर निवेश करना हो तो कहाँ पर कर सकते हैं सर? ये मेडिकल सेक्टर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है सर इसकी। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लेकिन क्या रिटर्न्स भी इतने मिलते हैं? अनुज, ये स्पेसिफिकली क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में कई स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है, कोई हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, जो उन्हीं स्टॉक्स को खरीदते हैं। ऐसे में क्या इनको सजेस्ट करेंगे कि हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, और अगर करें तो कोई अगर म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सके? देखिए, एक टाटा का फंड है जो कि अपॉर्चुनिटी फंड है, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो उसको चूज कर सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली ये हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट हमारी सलाह है कि पूरा 100% आप हेल्थ केयर में ना डालें, क्योंकि अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा रिटर्न एज कंपेयर बाकी इंडेक्सेस को उतना नहीं मिला है इसमें। बट हाँ, अगर उनको एक इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो में रखना है, तो एक पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है हेल्थ केयर, पर 100% मुझे लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, कितना डाइवर्सिफाई करने को आप कहेंगे इनको, कि अगर पूरा पैसा हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड में ना लगाएं हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर, तो कितना लगा दें अप्रॉक्सीमेटली, और बाकी का आप क्या सजेस्ट करेंगे कहाँ पे इस समय पर लगाना बेटर हो सकता है 2020 के अंदर, या आपको लगता है रिटर्न्स मैसिव मिल सकते हैं इनको? देखिए, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो मुझे लगता है कि इनको 10 to 20% ये अपना हेल्थ केयर में लगाएं, उसके बाद 20-30% ये कंज्यूमर गुड्स में लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो बचता है 20-30% ये अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा डाइवर्सिफाइड इनको इस मौके पर रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो मार्केट में चल रहा है और जिस तरह का मार्केट अगर हम देखें तो सारी मार्केट्स ऑलमोस्ट हाई पे खड़ी हैं, तो करेक्शन यहाँ पर अगर होगा तो एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो सौरभ का सवाल था, जिसका जवाब अनुज ने इस समय पर दिया कि आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कीजिए, पूरा पैसा हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड में मत लगाइए, क्योंकि कहते हैं कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सब कुछ एक जगह मत लगाइए। तो अगर आप हेल्थ केयर इंडेक्स में पूरा पैसा लगाएंगे और हो सकता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ खराब खबर आ जाए, इंटरनेशनली कुछ अगर गलत खबर आती है, तो इसका आपको नुकसान होगा। तो 20% के आसपास आप हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, यानी कि अगर आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 200 रुपए के आसपास आप हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड में लगाएं। उसके बाद बाकी का ज्यादातर अनुज बुलिश है गोल्ड को लेकर के, तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, कुछ ट्वीट्स भी मेरे पास इस समय पर आ रहे हैं। अमित सिंह का ट्वीट आया है इस समय पर मेरे पास में। अमित सिंह @AmitSec5 के ट्विटर हैंडल से ये पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कैसे शुरुआत करें, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाऊं या फिर डेट म्यूचुअल फंड में जाऊं? यंग है इस समय पर अमित सिंह, अगर उनकी एज की बात करें तो इनको किस तरह का अपना रुख रखना चाहिए, इक्विटी में या फिर डेट के अंदर? 2020 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है उसके हिसाब से क्या डेट में चले जाएं या फिर म्यूचुअल फंड इक्विटी में इनको जाना चाहिए? देखिए, इनिशियली मुझे लगता है कि बिल्कुल ये नए इन्वेस्टर हैं, तो स्टार्टिंग ये SIP से करके स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसा कि यंग है तो थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी भी रहेगी। तो इनिशियली मेरी सलाह है कि आप पहले एक SIP से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, उसके बाद जब आपके पास एक कॉर्पस बिल्डअप हो जाए तो आप एक लमसम लेके आप इक्विटी में जा सकते हैं, और साथ में आप एक बैलेंस को भी, हाइब्रिड फंड जिसको हम बोलते हैं, उसको भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट अभी मुझे लगता है कि आप अभी डेट में ना जाएं, आपको अगर थोड़ा सा अपने को सिक्योर रखना है तो आप साथ
में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इक्विटी में या बैलेंस में जब आपको रिटर्न नहीं मिलेगा तो आपको गोल्ड में रिटर्न आउट ऑफ आता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। डेट अभी सलाह नहीं है, आप इक्विटी, बैलेंस्ड में या फिर आप गोल्ड में, इन 3 सेक्टर में अपने फंड को आप इन्वेस्टमेंट में आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि अनुज एक तरह से डेट को रिप्लेस कर रहे हैं गोल्ड से। मतलब वो मान के चल रहे हैं कि गोल्ड में आपका एक तरह से शॉर्ट पैसा आएगा ही आएगा, अच्छे रिटर्न्स निकलेंगे 2020 के अंदर। तो आप डेट फंड में ना जा करके गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ्स में पैसा लगाएं, तो वहां आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस आप इक्विटी का सहारा लीजिए। आप जो स्टॉक मार्केट्स में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं उसमें पैसा लगाइए, उसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आप इक्विटी के अंदर जाइए, वो एक तरह से बेटर विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस समय पर हमारे साथ अगले कॉलर हैं जो लाइन पर हमारे साथ जोड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं? और राकेश है मेरे साथ। हाँ राकेश। नमस्कार सर। नमस्कार राकेश, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल करिए राकेश। सर मैं अभी जॉब ज्वाइन किया हूँ। अभी मतलब जो सैलरी आ रहा है मुझे उसको सेविंग भी करना है और उसको म्यूचुअल फंड्स में डालना भी है, ताकि मैं उसको अपने मनी को मल्टीप्लाई भी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या? राकेश आपकी एज कितनी है इस समय पर? मैं अभी 24 का हूँ। बहुत अच्छा, आप कम उम्र से ही सोच रहे हैं। लेकिन और अच्छा, आपकी मंथली इनकम कितनी है अप्रोक्सीमेटली? 15,000। अच्छा, आप ये बताइए कि आप हर महीने कितना बचा पा रहे हैं? मतलब 500, 1000 कितना बचा लेते हैं आप हर महीने? कुछ बचा पा रहे हैं इस समय पर? हाँ अभी तो कम से कम 6-7,000 तक बच जाता है। अब बचा लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए, क्या आपने कोई इंश्योरेंस अपने लिए लिया हुआ है इस समय पर? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। क्या कंपनी की तरफ से कुछ इंश्योरेंस आपको है जहां आप काम कर रहे हैं, या फिर वहां से ऐसा कुछ नहीं है? हाँ कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस का कुछ ऑफर है, मतलब है। ठीक है, ओके। और आपने अभी कोई फिक्स डिपॉजिट या ऐसा कहीं पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है अभी? नहीं किया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया है, ठीक है। और आप यानी कि 6 से 7 हज़ार रुपए बचा पा रहे हैं। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि चलिए अगर आप 2,500 से 3,000 रुपए भी इसमें से निकाल देते हैं और सिर्फ 2,500-3,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, क्या सलाह देंगे अनुज? बड़ी यंग प्रोफाइल है, 24 ईयर्स की इनकी प्रोफाइल एक तरह से है, और ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करूँ शायद ये सिंगल भी हैं इस समय पर। तो किस तरह से इनको आगे बढ़ना चाहिए? अगर ये 2,500-3,000 हज़ार रुपए भी निकाल लेते हैं, 6-7 हज़ार तो बहुत एग्रेसिव हो गया, अगर 2,500-3,000 हज़ार भी निकाल लेते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए सबसे पहले तो इनको मैं कहना चाहूँगा कि एक टर्म प्लान लें, क्योंकि इनकी एज काफी कम है। इस एज पर अगर ये टर्म प्लान लेते हैं जो कि 100% रिस्क कवर होता है, तो यहाँ पर उनको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा और ये एक अच्छे अमाउंट का टर्म प्लान ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी जो लाइफ है उसको सिक्योर करें, क्योंकि एज कम है तो यहाँ पर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा, ये जिस तरह का बता रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड किया है, तो एक मुझे लगता है कि ये कुछ SIP में जा सकते हैं, जिसमें हर महीने ये धीरे धीरे करके जो भी फंड उनका इकट्ठा हो रहा है उसको आप SIP फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी तो उनका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि जब इनके अगर ये 30 साल तक आएंगे तो उनके पास एक काफी अच्छा स्मार्ट कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, जिसको आगे जाकर ये इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट इक्विटी में ना जाएं, अभी आप SIP का सहारा लें और साथ में आप टर्म प्लान जरूर लें, क्योंकि आपकी एज में जो टर्म प्लान की कॉस्ट है वो काफी कम रहेगी, तो आपको एक उसका बेनिफिट आने वाले समय में आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समय बहुत कम रह गया अनुज, लेकिन कुछ 2-3 ट्वीट्स में लास्ट में लेना चाहूंगा। एक ऋतु राजन का ट्वीट है, ये पूछ रहे हैं कि सर प्लीज सजेस्ट मी आइदर शुड आई गो विथ निफ्टी नेक्स्ट 50 म्यूचुअल फंड जो कि ETF है, और शुड आई गो विथ मिड कैप फंड। ये नंबर 1 सवाल हो गया। दूसरा, रजनीश चौधरी का सवाल है, वो कह रहे हैं मैं न्यू इन्वेस्टर हूं, वुड लाइक टू इन्वेस्ट फॉर 4 to 5 लाख रुपीज पर एनम, शुड आई चूज म्यूचुअल फंड or PPF or FD? My goal is to have money safe and would need more than 8% return. 8% ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो क्या करें? और एक और सवाल जुगल जोशी का है, ये पूछ रहे हैं कि कैन यू सजेस्ट मी सम गुड म्यूचुअल फंड्स फॉर लम सम अमाउंट और इन्वेस्टमेंट। क्या करेंगे? इन 2-3 सवाल को क्लब करके क्या रिप्लाई करेंगे? देखिए जैसा कि इनका 8% का रिटर्न का इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ जो अपना फंड है उसको इक्विटी में लगा सकते हैं, जहाँ पर उनको एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे अगर हम देखते तो एक्सिस का एक अच्छा फंड है, उसके अंदर आप लगा सकते हैं। SBI मैग्नम का अच्छा फंड है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में जो इनका एक लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा एक इमरजेंसी फंड अपने पास लिक्विड, क्योंकि अभी काफी सारे प्लान्स हैं जो कि लिक्विड फंड को भी प्रोवाइड करते हैं, तो लिक्विड फंड के अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो वहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
कोई डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर आपकी तरफ से अनुज इससे पहले? देखिए, जो भी हमने यहाँ पर डिसाइड किया है, डिस्कशन किया है, उसमें हमारी कंपनी के रिकमेंडेशंस हैं और हमने भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसमें। चलिए, शुक्रिया अनुज कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम क्वेरीज को सुलझाने के लिए जो हमारे दर्शकों ने कॉल किया। तो आज का मनी मंत्र यही निकलता है कि 2020 में आप कई सारे रेजोल्यूशन लेंगे कि भाई हमें ये संकल्प करना है, 2020 में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस भी लीजिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन रखिए, आप बेफिजूल के खर्चों से बचिए और जो खर्चे से जो आप पैसा बचा रहे हैं, यानी कि जो बचत करके आप पैसा बचा रहे हैं, उसको आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके आज के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए है। हो सकता है आपके लिए ना हो, आपके आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों के लिए हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए और डिसिप्लिन होकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एक तरह से 2020 का आज का हमारा मनी मंत्र है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।